जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको हम आज एक बड़ी क्रांति से पहले का आगाज़ कह सकते हैं। आगाज़ क्यों कह रहे हैं, बड़ी क्रांति क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी क्रांति तो इसके बाद होगी और शायद उस क्रांति के बाद ना तो यहाँ कोई विवाद करने की वजह बचेगी और ना विवाद का तरीका बचेगा। लेकिन कुछ भी पढ़ने पढ़ाने से पहले एक चीज़ तो जाननी होगी, क्या कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। आखिर क्या ऐसा हो गया, कौन सी ऐसी दशाएं निर्मित हुई जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन भारत आया। उससे पहले ज़रा फ्लैशबैक में हम थोड़ा देर ले चलेंगे 2 मिनट के लिए आपको, और उम्मीद है आप इसे रिकॉल कर पाएंगे वापस सारी चीज़ों को जो हमने आपको पढ़ाई हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में भारत को ये कहा गया था कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करने की एक नई प्रथा प्रारंभ करी गई थी मार्ले मिंटो के सुझाव में। उसका ही परिणाम था कि 1911 में जॉर्ज पंचम को भारत आना पड़ा। ध्यान से सुन लीजिएगा, जॉर्ज पंचम यहाँ मौज करने नहीं आया था, वो लॉर्ड कर्जन की हुई करतूतों का लीपापोती करने आता था, कहीं यहाँ विद्रोह ना फैल जाए। और इसी लीपापोती करने के चक्कर में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल नरम दल, एक रोज़ वही चीज़ रिपीट करता हूँ ताकि क्रम याद रहे। 1917 में रोलेट एक्ट ने आकर सब बेड़ा गर्क कर दिया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के नियमों से। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली योजना थी। 1920 में असहयोग आंदोलन आना और चौरी चौरा की घटना होना, जलियांवाला बाग हत्या होना, एक प्रक्रम तैयार कर रहा था भारत में एक उद्वेलन की, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और उसका किया धरा निपटा दिया साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में याद होगा आपने क्या पढ़ा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या लिखा था कि 10 वर्ष बाद हम इसकी आकलन करेंगे कि क्या स्थिति होगी भारत की। साइमन कमीशन भारत होता, उसका विरोध होता है, उसको लेकर फिर लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है, नेहरू रिपोर्ट आती है। अब नेहरू रिपोर्ट से हमारा रियल कहानी शुरू होती है। नेहरू रिपोर्ट में याद करिए, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव लिखा और उसमें लिखा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। उस डोमिनियन स्टेटस को गांठ बांध ली ब्रिटिशर्स ने, और उस डोमिनियन स्टेटस को 1935 के अधिनियम में फिर से लागू किया, याद करिए। और उसी को आधार बनाकर वो चाह रहे थे कि भारत में अगस्त प्रस्ताव स्वीकार हो जाए। तो जिस चीज़ को हमने 1928 में एक्सेप्ट नहीं किया, डोमिनियन स्टेटस को, हमने 35 में नहीं डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया, हमने 37 में डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया, 40 में काहे कर लेते हैं अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। आगे मेरी बात समझ में। तो आज भारत में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में ध्रुवीय देश और मित्र राष्ट्र अलग अलग ध्रुवों में अपने अपने उपनिवेशों को झोंकने में लग गए। ध्यान सुन लेना, ब्रिटेन के पास इतनी सेना थी क्या कि वो हिटलर का सामना कर सकता? क्या रसिया के पास ये औकात थी कि वो सामना कर पाता? क्या चाइना के पास जो चियांग काई शेक था उसकी हिम्मत थी कि वो अगेंस्ट में बोल पाता? नहीं बोल पाता। इनकी अपनी कोई सेनाएं नहीं थी। इन्होंने जो उपनिवेश कॉलोनीज बना रखे थे, उन कॉलोनीज के लोगों को झोंकना था इनको, और हमें भी बिना पूछे झोंक दिया गया था। 1 सितंबर 1939 को फर्स्ट वर्ल्ड वार की घोषणा होती है और 3 सितंबर को इंडिया को बिना पूछे झोंक देते हो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। और जब हम वहाँ झोंक दिए जाते हैं तो भारत में कांग्रेस को ये बुरा लगता है कि 8 प्रांतों में हमारी सरकार है, कम से कम हमसे पूछना तो चाहिए था कि हमारे सैनिकों को आप झोंक रहे हो, हमारी मंशा क्या है। तो लिथगो कहता है गुलामों से मंत्रणा नहीं की जाती। क्यों करते हैं हम? हु आर यू, आप लोग कौन हो? इस आधार पर हमने विरोध किया। विरोध करने का परिणाम था कि अगस्त प्रस्ताव आया कि भैया चलो इनको पोर्ट लिया जाए, मना लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए। लेकिन अगस्त प्रस्ताव की सारी बातें केवल एक छलावा थी। वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य बढ़ाए जाएंगे, कौन वाले? आप जानेंगे कौन वाले। एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, कब? पता नहीं है। भारत में
एक संविधान निर्माण की संविधान निर्मात्री सभा, जिसमें क्या होगा, निर्वाचन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसे हम पृथक निर्वाचन प्रणाली कहेंगे। सही ना? काहे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि मुस्लिम लीग को लाना था। और लास्ट में कुछ हल्ला जोड़ दिया कि आप कोई भी नियम कानून लाए हैं, अगर उसमें तुम्हारे भारतीय लोग कोई भी एक वर्ग आपसे असंतुष्ट है तो उसे हम नहीं मानेंगे। याद करिए, आया था। जब ये सारी चीज़ें नेहरू रिपोर्ट में रिजेक्ट थी तो तुम्हें अगस्त प्रस्ताव में घुसाने की ज़रूरत क्या थी? नंबर 1। नंबर नेक्स्ट, जब अगस्त रिपोर्ट हमने नहीं मानी और ब्रिटिशर्स ने हमारी बातों को इग्नोर कर दिया तो गांधी जी ने मजबूरी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और क्यों शुरू किया, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्यों शुरू किया? कोई आपसे पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के पीछे कारण क्या था? यहाँ तो बहुत देर से आ रहा है, यहाँ तो अभी मैंने ये पृष्ठभूमि शुरू करी है। ऐतिहासिक स्थिति, कारण, परिणाम, प्रभाव। जब तक टॉपिक ऐसे नहीं पढ़िएगा, रटे रहिए फैक्ट। भारत में क्रिप्स मिशन 42 में आया, उसके बाद परीक्षा में 44 हो जाएगा। आपको अब देखिए, मैं क्रम से चल रहा हूँ। जिन्ना साहब लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हो चुका है और यहाँ पर नाटक रचा गया किस बात को लेकर? व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर। 2 फेज में चलता। पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त या पटेल, कोई भी एक शामिल हो। उनको ब्रिटिशर्स को डर ये पैदा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वहाँ हिटलर और जो धुरी राष्ट्र हैं वो हमको कूट रहे हैं, जापान जर्मनी मिलकर वो अपने साथ सबको हमें मार रहे हैं और हमारे पास सेना नहीं। और इंडिया में अगर कोई क्रांति फैल गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो इनको भी पोट के रखो। तो यहाँ भी क्रांति बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वहाँ तो क्रांति करने की औकात ही नहीं इनकी। तो ब्रिटिशर्स से डरे हुए हैं कि कहीं भारत में क्रांति हो गई तो हमारे पास तो सेना भी नहीं, हम युद्ध किससे करेंगे। और भारतीय क्यों डरे थे? क्यों? गांधी जी ने कहा था कि इस समय हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस समय ब्रिटेन का साथ देते तो सही शब्दों में हम एक्सिस कंट्रीज़ का, यानी धुरी देशों का सीधा विरोध झेलते, जो हमारी क्षमता नहीं थी। काहे क्षमता? ना हमारी सेना, न शक्ति, न कुछ। आई बात समझ में? तो हम इसलिए डरे थे। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि इस समय बेहतर यही है कि हमें फासिस्ट की बजाय हमें साम्राज्यवादियों का साथ देना चाहिए। बात समझ में आ गई? और इसी चीज़ को जब भारत में कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने हमारी बात नहीं मानी इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, उनको लगा कहीं ये बड़ा आंदोलन ना शुरू हो जाए। अब सुने रहना, अब यहाँ से कहानी बदलेगी। नंबर 1 कंप्लीट। अब नंबर 2 क्या हुआ? यहाँ पर हम जरा सा एक मैप बनाएंगे, देखो हो सकता है आपको दिख जाए। हुआ क्या कि भारत में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापान जर्मनी एक हो गए थे। आपको अच्छे से पता होगा, जापान जर्मनी एक हो गए थे। और यहाँ पर होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, ये द्वीप हैं किसके? जापान के। ये भारत में ऐसे नहीं जोड़ देंगे, भारत बहुत पीछे है, यहाँ पीछे बहुत सारे देश हैं। यहाँ से सेनाएं हमारे देश के लिए चल पड़ी। अब क्यों चल पड़ी, ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से सुने रहिएगा। जर्मनी ने जापान को ये सूचना दी कि आप इंडिया पे अटैक करो। क्यों? भारत की ही सेनाएं सबसे बड़ी हैं और सबसे बड़ा इस समय अगर कमर तोड़नी है ब्रिटेन की, औपनिवेशिक कॉलोनीज़ को समाप्त करना है, तो आप भारत पर कब्जा कर लो। अगर भारत पे आपने कब्जा कर लिया तो ब्रिटिशर्स टूट जाएंगे, और जब ब्रिटिशर्स टूट जाएंगे तो मित्र राष्ट्रों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब मित्र राष्ट्रों का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो एक्सिस यानी धुरी राष्ट्रों का उत्थान हो जाएगा। ध्यान से सुने रहना। तो जापान से सेनाएं चल रही यहाँ के लिए। अब गांधी जी चिल्ला रहे, क्या भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, इन जापानीज़ के लिए चाँव पूँ करके बहुत मारेंगे। ध्यान सुनिएगा, ये सेनाएं यहाँ की ओर बढ़ रही हैं और यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन कूटा जा रहा है। कितनी बड़ी कंडीशंस बन के तैयार हो गई। अब हुआ ये कि अगर यहाँ पर कोई बड़ी क्रांति हो जा रही है, अगर कोई बड़ी क्रांति हो जा रही है तो इसका प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वार में पड़ेगा, और बड़ी क्रांति हो गई तो ब्रिटेन झुक जाएगा, और ब्रिटेन निपट गया तो कमर टूट जाएगी मित्र राष्ट्रों की। ध्यान से सुने रहेगा, सुने रहेगा। अब क्या हुआ कि इन्होंने, जब इनको लगा कि जापान इन पर आक्रमण कर देगा तो ये तो कॉलोनीज बन जाएगा जापान की, यानी दूरी राष्ट्रों की, हम क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यूएसए में कौन बैठा है, देख रहिएगा, यूएसए में कौन बैठा है, रूजवेल्ट। ध्यान से सुनिएगा,
कौन बैठा है? वहाँ का राष्ट्रपति रूजवेल्ट। दूसरा, वहाँ उस समय चीन में कौन बैठा है? चियांग काई शेक। ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का सेनापति है, उसका नाम है ड्वाक, DWACK, ड्वाक। इन सब लोगों ने मिलकर, रसिया ने भी मिलकर दबाव डाला किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। अरे बेवकूफ़ चर्चिल से कहा, अरे बेवकूफ़ नंदन, तुम जल्दी से कैसे भी करके भारतीयों को अपने पक्ष में करो। अगर ये तुम्हारे विपक्ष में चले गए या कोई क्रांति हो गई तो गया उपनिवेश यहाँ से, और उपनिवेश जाने के बदले एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत चली जाएगी आपके पास से, और कॉलोनी चली गई और जापान कब्जा कर लेगा, यानी यहाँ से हम लोग नरक में हो जाएंगे। तो चर्चिल तो पहले कान में लकड़ी डाल रहे, पागल हो, अगर मैंने कोई कदम उठा, अभी तो चुनाव में 40 में, और वो शपथ लेते समय चर्चिल ने भाषण दे रखा था क्या, कि मैं अंतिम सांस तक ये प्रयास करूंगा कि भारत की आज़ादी के लिए अगर कोई कदम आगे बढ़ता है तो मैं उस कदम को रोकूंगा। मैं किसी भी कीमत पर भारत को कॉलोनियल से यानी उपनिवेश से छुटकारा नहीं देने वाला। ध्यान सुनिएगा, चर्चिल बिल्कुल नहीं कर रहा, और पहली बार तो उसने इग्नोर कर दिया, पागल है, छोड़ो, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन उधर जापानी सेना फिर आगे बढ़ी तो सारे लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम्हें भारत के साथ हम लोग कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष इंडिया से कोई लेना देना नहीं, तो तुम जाकर वहाँ कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे सपोर्ट में इंडिया के लोग आ जाएं, तुम्हारी बात इंडिया के लोग मानने, तुम्हारा पक्ष लेने लगें, तो एक बड़ा उपनिवेश हमारे लिए बच जाएगा युद्ध करने के लिए। चर्चिल ने फिर नहीं माना। चर्चिल कहता है अपने निहित स्वार्थों के लिए आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना छीनने में लगे हो। फिर चर्चिल ने इग्नोर कर दिया। लेकिन तब तक भारत की सीमा में अरुणाचल प्रदेश मेघालय के रास्ते जापानी सेना प्रवेश कर गई और ये खबर चर्चिल तक पहुंच गई। जैसे ये खबर चर्चिल को पहुंचती है, भड़बड़ा जाता चर्चिल कि हाय गया उपनिवेश भारत। यानी सोचिए, रामकली के लिए राम भरोसे मैया दिन मरे जा रहे हैं और रामकली को पता ही नहीं कि हमारी वजह से हो रहा। भारत के लोग तो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए। उन्हें पता ही नहीं है कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र मेरे लिए युद्ध करने को तैयार हैं कि इसको कैसे करके कब्जे में बनाए रखो। क्या बात है, आई बात समझ। इसका मीन्स होता है कि अब चर्चिल के ऊपर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज़्यादा हो गया कि चर्चिल पगला गया। कहा जाता है कि चर्चिल जिस कमरे में बैठा था निर्णय लेने के बाद, जब तक ये प्रस्ताव पास होकर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक चर्चिल खाना नहीं खा पाता। सोचिए, वो खाना खाता है, उसे ये लगता है कि अब तो हम मर गए, क्योंकि हमने वादा किया था हाउस ऑफ कॉमन में कि हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कि हम किसी भी कीमत पर भारत को कॉलोनी से मुक्त नहीं करेंगे। अब क्या करें हम? चलिए कोई बात नहीं। स्टैफोर्ड क्रिप्स को लाया जाता है कहाँ? प्रस्ताव करने के लिए कि चलो भाई, अब स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन है? आगे जब कैबिनेट मिशन आएगा तो उसमें सदस्य के रूप में क्रिप्स भी आएगा। इसलिए कभी ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको कंफ्यूज करता है कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन आया था। ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन सिंगल पर्सन था, एक सदस्य था, जबकि कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। एक था क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक था कनिंघम या अलेक्जेंडर, और तीसरा था पैथिक लॉरेंस। इसलिए वो 3 वहाँ कैबिनेट मिशन में यहाँ मत घुसाइएगा, यहाँ अकेला क्रिप्स है। क्रिप्स को पूरी कहानी चर्चिल मानसिक रूप से तैयार कर भेजता है भारत में, और 11 मार्च 1942 को वो प्रस्ताव बनाकर भेजता है किसको? चर्चिल भेजता है स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत। अब पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या कारण था क्रिप्स मिशन भारत आया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल नहीं पाया चर्चिल, इसलिए आया। नहीं, ध्यान रखिएगा, चर्चिल भेजना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो कोई रास्ता, कोई एक पग नहीं बढ़ाना चाह रहा था कि ये स्वतंत्रता की मांग करने लगे। वो तो केवल लॉलीपॉप देकर उल्लू बना रहा था, और उस उल्लूपन में मुस्लिम लीग है तौबा मचा ही रही थी। अगस्त 1950 में ठेंगा दिखा दिया था मुस्लिम लीग को। किसने?
यस, समझ में आया ना। अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसमें निम्नलिखितों की योजनाओं को ही बेड़ा गर्क करके रखा गया था, यानी इनको कुछ नहीं मिला था। अब क्या हुआ, स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत के लिए अब पूरी भूमिका जाना। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, तो सही शब्दों में भारतीयों को खुश करने लगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी सहायता करें। नंबर 1, अगस्त प्रस्ताव के समय ही हमने एक चीज़ चिल्ला के कही थी, क्या, आप हमें शामिल कर दिए, हमें कोई समस्या नहीं, ठीक है हमारे सैनिक लड़ेंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर लिखित हमको दे दो कि युद्ध के दौरान आप हमारे देश में कैसी नियमावली लागू करोगे और युद्ध के बाद हमारे देश की स्थिति क्या होगी, हमें लिख के दो। और इस चीज़ में निम्नलिखितों को पीछे भाग गया था, क्योंकि लिखने की क्षमता उसके पास नहीं थी, वो लॉलीपॉप लेकर आया था। जब क्रिप्स मिशन भारत आता तब भी हम यही कहते हैं कि ठीक है हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमें कोई समस्या नहीं, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन आप हमें अभी भी बता दो हमारे देश का संवैधानिक प्रावधान क्या होंगे और आगे अग्रिम या दीर्घकालिक आप क्या रणनीति हमारे पास रखते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्रिप्स मिशन भारत आ चुका है, समय है 23 मार्च 1942। ध्यान से सुनिएगा, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। और आते ही भारत में आपको अच्छे से पता चले, कोई कमेंट्स आप जल्दी से बताओ, कमेंट्स भाग में ये लिखना है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आएगा तो उसका स्वागत कौन किया होगा, जल्दी बताइए, उनका स्वागत करने वाले में कौन था, जल्दी बताइए जल्दी, तब तक मैं मिटा लेता हूँ इसको। कौन रहा होगा स्वागत करने वाला, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी नीचे करिए। बिल्कुल सही, मुस्लिम लीग ने स्वागत किया था और मुस्लिम लीग ही उनको मार डंडा भगाएगी भी। अभी देखते हैं कैसे, समझ में आ गई मेरी बात। अब चलिए, मुस्लिम लीग ने उनका स्वागत किया था, बिल्कुल सही। अब ज़रा देखिए होता क्या है, क्रिप्स मिशन भारत आता है, सबसे छोटे छोटे दलों से बातचीत करता है, छोटी छोटी रियासतों में जल्दी जल्दी दौरे करता है और लोगों के दिमाग में एक सेटअप करता है। ध्यान से सुनिएगा, सेटअप करता है कि पाकिस्तान की मांग जो 1930 से चली आ रही थी, कहाँ से, इलाहाबाद अधिवेशन में, आपको अच्छे से पता होगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा 2 नेशन थ्योरी दी गई, रहमत अली ने उसका प्रारूप तैयार किया और इकबाल साहब ने उसका, आपको ऐसे याद है, फजलुल हक ने उस प्रस्ताव को पेश किया। लिखने वाले कौन थे, आपको अच्छे से पता है, सिकंदर हयात खान। और समर्थन करने वाले कौन थे, हम लोग बहुत सारा कुछ पहले पढ़े, याद है। उस पाकिस्तान को मांगने के लिए मुस्लिम लीग आगे को आने का प्रयास कर रही, ध्यान सुनिएगा। तो मुस्लिम लीग से जाके बात करता, क्या ठीक है तुम्हारी बात मैं मानूंगा, मैं इस बात को रखूंगा क्रिप्स मिशन में। नेक्स्ट, वो छोटी छोटी रियासतों से जाके मिलता, क्यों ना तुम लोग स्वतंत्र हो जाओ, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे इस युद्ध के बाद, हमारा सहयोग करो, युद्ध में सहयोग करो, हम दे देंगे आपको स्वतंत्र औपनिवेशिक सत्ता दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सबसे मिलने के बाद अंत में कांग्रेस से मिलता है और कांग्रेस के सामने पुलिंदा रखा जाता है और वो डेट आ गई 30 मार्च 1942। सोचिए 11 मार्च को घोषणा होती है और 19 दिन में भारत का भ्रमण करके वो प्रस्ताव तैयार कर लेता है। पृष्ठभूमि तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि क्या थी। चर्चिल नहीं चाह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर इतना ज़्यादा है, उस प्रेशर के कारण वो क्रिप्स मिशन भारत भेजता है। ध्यान सुनिएगा, और इस समय बहुत परेशान है कौन, चर्चिल, कि अगर एक भी अगर सकारात्मक पक्ष बैठ गया तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में कुछ नहीं करने की स्थिति में, बगल में जापानी बैठे हैं, घुस आएंगे। नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश सीमा में हैं इस समय जापानी, तो अगर वे घुस आए तो आफत, और अगर हम भारत के अंदर क्रांति होगी तो हम बर्बाद, क्योंकि सेना नहीं है भारत में, यानी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो बड़ी बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स फंसे थे, चर्चिल के तो दिमाग खराब था। अब भारत में क्या हुआ वो देखिए, वो जब भारत में प्रस्ताव लेकर आए तो उन प्रस्तावों की चर्चा कैसे करी गई और उन्होंने बड़ी चोरी से, बड़ी बारीकी से पाकिस्तान की इसेंस माने खुशबू, पाकिस्तान बनाने की खुशबू डाल दी, लेकिन पाकिस्तान शब्द नहीं लिखा। अभी देखिएगा, मैंने कल कहा था क्लास में आपसे, कितने पाकिस्तान एक बार ज़रूर पढ़िएगा कमलेश्वर साहब का, अगर वक्त मिले। वैसे आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास वो है ना फ़ोन सौतन, उसी से पहले फुर्सत मिल जाए, लेकिन अगर अवसर मिले तो 2 बुक्स आपको पढ़नी है। एक धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और दूसरी पढ़ती है कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। पढ़ लीजिएगा, विश्वास करिए आपके दिमाग खुल जाएगा। पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें कोई पात्र नहीं है,
पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें कोई घटनाओं का ये नहीं कि वहाँ ऐसा हुआ वहाँ वैसा, कुछ नहीं। आप पढ़िए, अगर आपको लगेगा यार ये क्या है, और वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत बहुत अच्छा उपन्यास, मैंने कई बार पढ़ा, आपको ही पढ़ना चाहिए। अब भारत में क्या होता है, ज़रा कंडीशन देखिए। वो अपना प्रस्ताव पेश करता है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और पहली शर्त क्या रखा है, पहली शर्त बेवकूफ़ कहीं का, कहता क्या है कि भारत को जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब इस पर समझ लें परीक्षा का प्रश्न, डोमिनियन स्टेटस नेहरू के प्रस्ताव से चला आ रहा है, और वो डोमिनियन स्टेटस 40 में भी आया, 39-40 में, और डोमिनियन स्टेटस आ गया 42 में भी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पेपर में आए कि स्पष्ट तौर पर डोमिनियन स्टेटस की बात कब की गई थी, तो क्रिप्स मिशन में दौरान करी गई थी, और कहा कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है, जो लोग नए हैं वो ज़रा ध्यान से देख लेंगे, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। डोमिनियन स्टेटस देने का मतलब क्या था, ज़रा देख लीजिएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है, हम आपको बता चुके हैं, क्या, सत्ता प्लस संप्रभुता। सत्ता प्लस संप्रभुता, मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। अगर सत्ता भी ब्रिटेन के पास और संप्रभुता माने संविधान बनाने का तरीका, अपने आप को जीने का तरीका, अपने आप को लागू करने का तरीका मेरा अपना हो, सत्ता प्लस संप्रभुता दोनों ब्रिटेन के पास हो, तो ये गुलाम हैं, और यही हम हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर सत्ता ब्रिटेन के पास और संप्रभुता किसी कंट्री के पास, ध्यान से सुन लीजिएगा, सत्ता यानी नियम कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन के पास, और राज्य तुम करो ये किसी देश के पास, तो इसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। और अगर दोनों ब्रिटेन के पास हों, यानी सत्ता भी मेरी और संप्रभुता भी मेरी, तो इनको स्वतंत्र कहते हैं, ये ब्रिटेन है। ध्यान सुनिएगा, तो इस समय हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, यानी ब्रिटेन सत्ता रखेगा और हम शासन करेंगे। यार क्या मजाक की बात कर रहे हो, यानी कि हम केवल किसी सेना की एक वर्दी हैं, सैनिक नहीं हैं। हमारा काम केवल रसद पूरी करना है, बाकी और कुछ नहीं है। वो सारा तो पावर तो उन्हीं के पास रहेगा, हम क्या, हम तो केवल नाम के रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि फिर उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का झांसा दिया, लेकिन नीचे कुछ हल्ला जोड़ दिया कि अगर भारत, हम युद्ध जीतते हैं और जीतने के बाद हम राष्ट्रमंडल सदस्यों में या राष्ट्रमंडल देशों में भारत चाहे तो शामिल हो, जिसे हम कॉमनवेल्थ कहा करते हैं, चाहे तो हम शामिल हों और चाहे ना हो, इसके लिए हम स्वतंत्र हों। ये अच्छी चीज़, ये अच्छी चीज़ है, और इसी चीज़ का नेहरू जी बाद को प्रयोग करते हैं पंचशील सिद्धांत में। ध्यान करिएगा, तो राष्ट्रमंडल में शामिल हो ना हो, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ये चीज़ क्रिप्स मिशन में कहेगी। और पहली चीज़ कहेगी कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। आप बताओ, नेहरू रिपोर्ट में हम क्या पागल थे जो हम मान नहीं रहे थे? याद करिए, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पागल थे, तुम्हें बात ना मान लेते। इतनी बार तो हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, 35 में डोमिनियन स्टेटस, 37 में डोमिनियन स्टेटस, क्या यार बकवास की बात कर रहे हो? काहे कि डोमिनियन स्टेटस हम ले लें? इस आधार पर हमने डोमिनियन स्टेटस की बात बकवास मान ली। दूसरा, हमने राष्ट्रमंडल सदस्यों में युद्ध के बाद शामिल होना कि नहीं होना निर्णय हमें करना। कौन सी गारंटी है कि युद्ध आप जीत जाओगे? कहाँ तुम ब्रह्मा जी आके बता गए तुम हार गए तो क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे आप? और हार गए तो तुम फिर कह दोगे क्या करें, हम हार गए, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो हम पागल ना, घंटा में बचा लो, जब मान आ गया तब बचा लेंगे। तो हमने कहा हम ये भी नहीं मानते। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कितने चालाक हैं ब्रिटिशर्स। हम एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करेंगे, और उस संविधान निर्मात्री सभा में संविधान निर्माण करने के लिए जो सदस्य आएंगे वो दो जगह से आएंगे। कहाँ से आएंगे? चलिए जल्दी से बताइए। दो तरह के भारत में राज्य थे, एक ब्रिटिश इंडिया से शासित राज्य जिनकी संख्या 11 थी, ध्यान सुनिएगा, और दूसरे कौन थे? वे थीं देसी रियासतें। क्या थीं? देसी रियासतें। अब ये थे 11 में से 8 जगह पर कांग्रेस थी और प्लस 3 जगह पर मुस्लिम लीग थी। अम्बेडकर जी का डब्बा गुल था। यस, देशती रियासतों की संख्या 600 थी, और इन 600 रियासतों से सदस्यों का चयन होने, क्या अध्ययन सुनिएगा,
इन्होंने कहा जो ब्रिटिश इंडिया के राज्य हैं, प्रांत हैं, यहाँ से जो लोग सदस्य चुनकर आएंगे वो इलेक्टोरल के माध्यम यानी निर्वाचन के माध्यम यानी वोटिंग के माध्यम से आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वोटिंग होगी, यहाँ जनता वोट देगी और जो लोग चुनकर आएंगे वो लोग आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कितनी चालाक हैं ये। लेकिन अब भारत ऐसी स्थान पर खड़ा है कि उसे अब किसी का डर नहीं। यानी उन्होंने कहा था कि भारत अब नवयुवक है और प्रौढ़ होने की ओर बढ़ रहा है, अब उसे बेवकूफ़ समझने की कोशिश न करें। और ब्रिटिशर्स ने, मैंने आपसे कहा ना, जैसे आप एक कड़ाहा दूध हो और उसमें ज़रा सा केसर डाल दीजिए, 0.1 ग्राम, तो पूरे दूध का रंग बदल देता है। आपको एहसास रहेगा कि इसमें केसर है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें केसर है। इस पूरे में पाकिस्तान निर्माण की प्रक्रिया की खुशबू तो है, लेकिन कहीं पाकिस्तान शब्द यूज नहीं किया गया। कितने चालाक। लेकिन हम इंडियंस हैं, पड़ोसी के घर बन रही मिठाई के बारे में पड़ोसी को भले ना पता हो उसके घर में मिठाई बनी, उसके पड़ोसी को पता होता हमारी इतनी बढ़िया है। हम इंडियंस हैं, हम तुरंत भाप गए। क्या देखो कैसे। दूसरा, देसी रियासतों से जो व्यक्ति आएंगे, जो पद आएंगे, वो मनोनीत व्यक्ति आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जितने व्यक्ति आएंगे संविधान सभा में, उनमें से 11 राज्यों में से निर्वाचन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से आएंगे, और जो बचे हुए लोग होंगे रियासतों से वो मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? वहाँ के राजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे। अब ज़रा रुकिएगा 1 मिनट के लिए। जब ये पूरी प्रक्रिया निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत आना, उस समय भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? फिर हम इस पे जोड़ेंगे तभी समझ में आएगा कौन है इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि 1940 से लेकर 1935 तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहता है। अब वो कौन है? जल्दी बोले। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनको सबसे ज़्यादा कार्यकाल अगर किसी के पास रहा भारत स्वतंत्र होने तक, तो वो था अबुल कलाम आज़ाद का। ये सबसे लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, स्वतंत्रता के प्राप्ति तक। ध्यान से सुनिएगा। और इनके साथ एक और बड़ा तमगा लगा है कि ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे, सिर्फ 35 से 36 साल उम्र रही होगी। तो 2 चीज़ इनके नाम थी। और इन्हीं के समय सबसे ज़्यादा विवाद भी हुए, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो क्रिप्स मिसल हो, चाहे बेबेल योजना हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, जितने भी होंगे वो इन्हीं समय तो रटने की ज़रूरत ही क्या है। सारा एक लाइन में रट लो कि जितनी घटनाएं 40 से 45 के बीच होंगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे। ध्यान से सुन रहिएगा। अब होता क्या है, इन्होंने यहाँ पर जो एक नियम बनाया, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कि जो लोग राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे और मनोनीत होकर, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए, जो ब्रिटिशर्स राज्यों से चुनकर व्यक्ति आएंगे, यानी हम आप में से सामान्य लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़कर आएंगे कहाँ? सदन में। आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर कौन लोग खड़े होंगे? वो सब रोज राजनेता हैं क्या? उस समय तो राजनीति का कोई मतलब ही नहीं। सामान्य पिछड़े, एकदम घिनहा टाइप के, या यूँ कहें कि जैसे हम आप परिवेश में रहते हैं, यानी बहुत बड़े लोग नहीं, सामान्य लोग चयनित होकर आएंगे। कहाँ से? इलेक्टोरल के माध्यम से, ब्रिटिश इंडिया के राज्यों से। यानी सही शब्दों में कहा जाए, सामान्य लोग चयनित होंगे। सही है नहीं? अरे भैया, जब आम जनता से ही चुनकर आने हैं, कौन होंगे प्रांत आप अच्छे जानते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे ऐसे राज्य, महाराष्ट्र, मद्रास, बहुत सारे ना, ये सारे लोग मिलकर चुनाव 8 प्रांत हैं, उड़ीसा, ये सारे के सारे मिलकर जो लोग चयनित होकर आएंगे वो सामान्य परिवारों के लोग होंगे। और जो रियासतों से भेजे लोग होंगे वो राजाओं द्वारा भेजे जाएंगे। तो राजा किसको भेजेगा? मैकू को, मैयादीन को, राम भरे? नहीं, राजा अपनी बात रखाने के लिए एक से एक पढ़े लिखे लोगों को खूब पैसा खर्चा करेंगे और बड़े बड़े धनाढ़ लोगों को भेजेंगे जो एकदम वेल अप टू डेट होकर आएंगे। और हम आप पहने गमछा, पहने धोती और पहुंच जाएंगे सदन में। आप अंदाज़ा लगाइए, इनकी बात का कोई वैल्यू देगा? कोई वैल्यू नहीं देगा। और 1/10 लोगों का चयन होना ही है जो अल्पसंख्यक वर्गों से आएंगे। तो यानी ये अल्पसंख्यक वर्ग में आप अंदर जान गए होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग उस समय सिख और मुस्लिम को ही माना जाता था, बाकी के तो अल्पसंख्यक मानते नहीं थे। वो यानी वो लोग भी इस इलेक्टोरल में आएंगे।
तो देशी रियासतों से आने वाले सामान्य और सही शब्दों का एकदम छोटे टाइप के लोग, और मनोनीत लोग बहुत बड़े बड़े लोग, अंदाज़ा लगाइए उनके आगे सामान्य लोग ठहर पाएंगे क्या? इसका मतलब हुआ कि मनोनीत ऐसे लोगों को आप करवा लेंगे जो आपके ही पक्ष में वोटिंग कर दें, क्योंकि पहले ही मैंने कहा स्टैफोर्ड क्रिप्स सबके घर घर जाकर मिलकर आया था। और हमारे देश में समस्या ये नहीं है कि हम पर कोई शासन किया। मैंने हमेशा कहा था कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर हर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। हमारे ही लोग हमें कमज़ोर करने में उतारो और उसका फ़ायदा क्रिप्स उठा रहा है। समझ में आ गई यहाँ बात? तो इलेक्टोरल के माध्यम से ऐसे लोगों का चयन होकर आएगा, और जो लोग चयनित होकर आएंगे वो कुछ ब्रिटिश इंडिया से आएंगे निर्वाचित होकर, और देशी रियासतों से आएंगे मनोनीत होकर। चलिए आ जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये दूरगामी लक्ष्य हैं जो मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे दूरगामी लक्ष्य हैं। यानी ये हम कब देंगे? जब भारत आज़ाद हो जाएगा। आपको नौकरी तब मिलेगी, आज हम एक घोषणा कर रहे हैं, आपको नौकरी तब मिलेगी जब कोरोना ख़त्म हो जाए, कोविड-19 का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा। क्या बेवकूफ़ी बात है। ये 1 साल हो सकता, 2 साल हो सकता, 10 साल हो सकता, आप इंतज़ार करके बैठोगे। आप ये दूरगामी लक्ष्य तब दोगे जब आप जीत जाओगे। हम बार बार कह रहा हूँ, ब्रह्मा हो, आपको पता है कि आप जीतोगे कि हारोगे। आप केवल बेवकूफ़ बनाने आए हो, क्योंकि पहले ही इन देशों ने क्या कहा था, मित्र राष्ट्रों ने, जाओ उनको पोटो, उनको अपने मिलाओ, उनको खुश करो ताकि हमें युद्ध में मदद कर सकें, है ना। अब क्या हुआ कि संविधान जो बनकर तैयार होगा, ध्यान सुनिएगा, अब आ रहा वही केसर की खुशबू है या नहीं है पाकिस्तान की। वो कहता है नेक्स्ट बिंदु कि अगर कोई प्रांत इस निर्वाचन प्रणाली से, इस संविधान सभा से मानने से मना कर दे, यानी वो नहीं मानता कि उसको ये संविधान सही है, संविधान सभा सही है, तो वो स्वतंत्र हैं, अपने राज्य का अलग से संविधान बना ले। इवन दैट वो 11 राज्य ही नहीं, देशी रियासतें चाहें तो अपने को स्वतंत्र संविधान बनाकर स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर सकती। गजब बात, गजब बात है। सोचिए, भारत में 600 रियासतें, 11 बड़े राज्य हैं, कितने पाकिस्तान होते भारत के अंदर। क्या गेम खेल गए ब्रिटिशर्स, कितना बड़ा गेम खेले हमारे साथ, लेकिन हम भी कम होशियार नहीं थे, हम पकड़ ले गए थे। उन्होंने यही कहकर पाकिस्तान बंटवारे की रूपरेखा तय कर दी कि यदि कोई राज्य, यदि कोई प्रांत, कोई एक समूह इस संविधान निर्माती सभा में सहमत ना हो या इससे खुश ना हो, तो वो स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने को स्वतंत्र घोषित कर ले और अपना स्वयं का संविधान निर्मित कर ले। तो स्वाभाविक है, आज अगर मोदी जी कह दें कि अच्छा ठीक है, केंद्र राज से समाप्त, हर राज्य अपने अपने हिसाब से संविधान बना लो, अपना देश चलाओ, हर जिला अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। चला पाइएगा आप देश? अरे यार, अपना घर नहीं चला पाते, जिला चलाना बहुत दूर की बात। बातें करना बड़ा आसान है। मैं मोदी होता तो ये कर देता, आप मोदी होते तो सुसाइड कर लेते। आप अपने घर की 4 रोटियों के लिए इतने परेशान हैं, और वो भारत की रोटियों के लिए परेशान हो, मोदी हो या अब्राहम लिंकन हो या ट्रंप हो, कोई भी हो, वो अपने देश के लिए परेशान है और हम अपने लिए परेशान। अंदाज़ा लगाइए कि अगर भारत में ये स्थितियाँ लागू होती तो 600 तो देशी रियासतें स्वतंत्र होकर अलग संविधान बना लेती, और 11 राज्य अलग, 11 प्रांत अलग अलग देश होते। यानी सही था कमलेश्वर का कहना, कितने पाकिस्तान होते इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये क्रिप्स मिशन में बताइए, पाकिस्तान बंटवारे की खुशबू है कि नहीं? लेकिन कह नहीं रहे, और कह नहीं रहे, इसी चीज़ का दर्द मुस्लिम लीग को है। क्या कि तुमने ये क्यों नहीं लिखा साफ साफ कि पाकिस्तान बंटवारा भी हम स्वीकार करते हैं? लेकिन क्रिप्स बहुत चालाक था। अगर वो कह देता पाकिस्तान बंटवारा तो भारत में दंगे भड़क जाते, और दंगे को समाप्त करने के औकात ब्रिटिशर्स में इस समय नहीं है, क्योंकि पड़ोस में जापान बैठा है। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो गांधी जी इधर क्या चिल्ला रहे हैं, अरे भैया भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, इन जापानियों के लिए मत छोड़ो, नहीं आफत हो जाएगी। समझ में आया? इस प्रकार भारत में नए संविधान निर्माण में ये खेल खेला किसने? ब्रिटिशर्स ने। समझ में आया ना? अब क्या हुआ, ये तो थे दीर्घकालिक, देखेंगे जब जीतेंगे। तत्काल, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने अगस्त 100 में क्या कहा था, हमें अभी बताओ आप क्या करोगे, और संविधान जब आप जीत जाओगे तब क्या करोगे। तो उन्होंने लिथगो मुंह बंद के लिए
क्योंकि उसको कहता क्या होता, उल्लू बना रहा था ना, बेवकूफ़ बना रहा था। उसे कहा गया पोटो, पोट रहा था, पोट रहे थे नहीं हम। क्रिप्स मिशन में ये कह दिया गया, स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि तात्कालिक लक्ष्य का बताओ आप युद्ध के दौरान क्या करोगे, युद्ध के बाद। तो उसने कहा युद्ध के दौरान हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप चाहो तो राष्ट्रमंडल में शामिल हो, चाहे तो छोड़ दो। दूसरा, हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक संविधान निर्माण की सभा स्थापित करेंगे जो भारतीयों द्वारा बनी होगी, और उस सभा में अगर जो संविधान बनेगा उसमें 11 राज्यों से जो ब्रिटिश इंडिया के राज्य हैं, ब्रिटिश प्रांत, वहाँ से निर्वाचन के द्वारा और देशी रियासतों से मनोनयन के द्वारा व्यक्ति आएंगे। ये एक प्रकार का भारत में फूट डालने की नई प्रक्रिया थी। और तीसरा सबसे खतरनाक बिंदु क्या था कि अगर कोई राष्ट्र इन संविधान सभा से, संविधान की निर्माण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो स्वतंत्र निकाय के रूप में अपना अलग संविधान बना ले और अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकता है। इससे ब्रिटिशर्स को कोई और जब तक भारत इन चीज़ों में सक्षम नहीं होता तब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर काबिज रहेंगे। ये था क्रिप्स मिशन की पूरी कहानी। अब ध्यान सुनिए, ये देंगे। अभी क्या ले लो, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य इंडियंस होंगे। याद करिए अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा था, कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और यहाँ कह रहा है सब इंडियंस होंगे। पागल बना रहे हो यार, कौन इंडियंस होंगे? 1/10 अल्पसंख्यक मुस्लिम होंगे और दलित होंगे। ध्यान सुनिएगा। दूसरा कौन होंगे? देशी रियासतों से राजाओं के भेजे गए चिलुए जो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो स्वाभाविक है सदन में सदस्य संख्या आपकी ज़्यादा होगी, हर प्रस्ताव आप अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, वायसराय और सेना प्रमुख इसमें वायसराय कार्यकारिणी में शामिल होंगे। ये ऊपर होंगे, इनके नीचे कार्यकारिणी काम तुम कुछ करो हम पास ही नहीं होने देंगे। तो वायसराय की कार्यकारिणी, ये तत्काल दे रहे, आज ले लो। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। और दूसरा क्या कहा कि आपको सुरक्षा के मामलों में कुछ छूट मिल जाएगी, जैसे हथियार रख लो, आपके यहाँ कोई आक्रमण करता तो बचाव के लिए आप ब्रिटिश इंडिया की सेना को यूज कर लो। ये छोटे छोटे आपको अधिकार, ये तत्काल ले लो। क्या आप बेवकूफ़ हो? तो हमारे पास यहाँ सेना नहीं है, हम लड़ेंगे काहे से? सेना लड़ रही सेकेंड वर्ल्ड वार, और आप कह रहे हो यहाँ पर आपको सैन्य सुरक्षा या सुरक्षा संबंधी कुछ आपको अधिकार दे देंगे। क्या करेंगे अधिकारों का जब हमारे पास कोई है ये नहीं है? यानी सेना नहीं तो काहे की सुरक्षा? कुल मिला के उलझाए रखना था क्रिप्स मिशन के दौरान, ताकि जो दिन लोगों का दबाव अंतर्राष्ट्रीय पड़ रहा था चर्चिल के ऊपर, उनसे चर्चिल सुरक्षित सेफ्टी वाल्व है। ये जो नाटक रच रहा है ना इस समय क्रिप्स मिशन भारत में, इस दौरान सबका माइंड डाइवर्ट है। ठीक है, भारत में चर्चिल ने कुछ किया, यानी लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहली बात, इस प्रस्ताव के लिए कांग्रेस का स्टैंडिंग क्या होगी? जब उसको प्रस्ताव मिलता है तो कांग्रेस सबसे पहले कहती है डोमिनियन स्टेटस इज़ ए रॉन्ग फैक्टर फॉर अस। हमारे लिए डोमिनियन स्टेटस की बात करना केवल और केवल तथ्यात्मक भ्रम है। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। औपनिवेशिक सत्ता का कोई मतलब ही नहीं होता, सब कुछ तो आपके पास होगा, हम ज़बरदस्ती के हैं। इसका मतलब है डोमिनियन स्टेटस जब हमने नेहरू रिपोर्ट अपनी नहीं मानी तो तुम्हारे मानने के लिए बाध्य ही नहीं। इसलिए डोमिनियन स्टेटस की बात तो छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं हमको सेटिस्फाई कर पाना। दूसरा, मनोनीत सदस्यों की आवश्यकता क्या? जब सब जगह चुनाव हो रहा तो राजाओं के यहाँ क्यों चुनाव नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे चुनाव? जैसे इलेक्टोरल 11 प्रांतों में हो रहा है, इसलिए वहाँ पर भी वहाँ मनोनीत इसलिए करा रहे हो ना, ताकि वो आके सदन में आपकी संख्या बढ़ा दें और हर चुनाव के दौरान आप वोटिंग पे जीत जाओ। तो उन्होंने कहा मनोनयन क्यों और उसकी आवश्यकता क्या है? जब आप वहाँ वोटिंग करा रहे तो वहाँ भी वोटिंग कराना चाहिए। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। और तीसरा जो बिंदु था वो था हर राज्य के लिए पृथक संविधान क्यों? जब हम संविधान निर्माण सभा का निर्माण कर रहे हैं, हमारे सदस्य हैं, तो इनकी अलग से संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब है आपकी नीयत में खोट है, आप भारत को फिर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। ये स्टैंड किसका था? कांग्रेस का। ध्यान सुनिएगा, कांग्रेस ने क्या कहा था। अच्छा, क्या क्या प्रस्ताव थे एक बार फिर सुन लीजिए। पहला, डोमिनियन स्टेटस देंगे, राष्ट्रमंडल में शामिल हो चाहे ना हो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो एक संविधान निर्माण सभा का गठन होगा। नंबर 3, जिस संविधान सभा का निर्माण होगा उस संविधान सभा में ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रांत शामिल होंगे जहां से लोग चुनाव से लड़कर आएंगे और सारी 600 देशी रियासतों के लोग मनोनीत होकर आएंगे। तीसरी, और नेक्स्ट बात क्या थी कि हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी राजनीतिक स्थितियाँ उनमें हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। अब इसका विरोध कांग्रेस ने क्या किया? डोमिनियन स्टेटस
केवल बेवकूफ़ी है। मनोनीत सदस्यों की आवश्यकता क्या है जब सब जगह चुनाव हो रहे हैं? और तीसरा, आपको यह क्या आवश्यकता पड़ गई कि अलग संविधान उनके लिए बनाया जाए? हम अखंड भारत चाहते हैं, 2 संविधान नहीं चाहते। ये कहकर कांग्रेस ने पूरी तरह से क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया। और उधर जापानीज़ घुस रहे, इंडिया में आ रहे। लेकिन उसी समय 1943-44 में खुल के अमेरिका सामने आ जाता है जापान के कि अगर तुम भारत की तरफ मुड़े तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भारत क्यों अमेरिका को क्यों लग रही थी चिटकी? अमेरिका को चिटकी इसलिए लग रही थी क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, ये 5 देश एक हो चुके थे। तो अगर भारत में जापान घुस आता तो सही शब्दों में ब्रिटेन की छीछा लेदर हो जाती। तो इसलिए ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जापान के अगेंस्ट खड़ा हो गया यूएसए। तो जितनी भी सेनाएं थीं वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में ही रुक गईं, अंदर प्रवेश ही नहीं करें। और कब तक रुकी रहेंगी? जब तक हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम नहीं डाले जाते, जापान को तहस नहस नहीं कर ले, तब तक ये सेनाएं वहीं पर स्टैंड रहेंगी। और जैसे ही पता चलेगा कि वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गया जापान, तो सेनाएं भारत में घुसने के बजाय वापस भाग खड़ी होती। और हम इतने उदार हैं कि वो अपनी तोपें छोड़ कर गए थे, तो गांधी जी ने कहा था इनकी तोपें लौटा दो, हमारी नहीं। क्या बात है यार। चलिए, ये स्टैंड किसका था? कांग्रेस का। अब स्टैंड किसका? मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग होता ना कि जैसे घर में बुआ आई हो, सबको पैसा दिया हो और तुमको पैसा दिए बिना चली गई हो, तो आप क्या करते हो? कोने में बैठ के खूब गरियाते, बुआ बेकार आई थी, क्या मतलब था इनके आने का, हमको पैसा नहीं दी, हम गुल्लक में 10 रुपये डाल लेते, चॉकलेट खा लेते और दे आंखें बहा के आंसू बहाते बैरो। यही हालत मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग कह रहा है इतना बड़ा प्रस्ताव बनाया, कहीं पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? पाकिस्तान कहना चाहिए था। ये अलग स्टेट संविधान हम नहीं मानते, उसमें साफ साफ लिखो कि अब जब देश आज़ाद होगा तो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनेगा। और क्रिप्स इतना पागल नहीं था, उसने कहीं नहीं लिखा। उसने 2 नेशन थ्योरी लिखी, लेकिन कहीं मैंने आपसे कहा था ना, कड़ाहे भर दूध में खुशबू कैसर की है, लेकिन पता नहीं चल रहा। पूरे क्रिप्स मिशन में वास्तव में कांग्रेस के पाकिस्तान के भारत के विभाजन की रूपरेखा तय हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे भैया, यहीं पर 1-2 पाकिस्तान विभाजन हो चुका, देसी रियासतों और ब्रिटिश इंडिया के राज्यों के बीच आपस में दीवार पैदा कर दी। इनके और 1/10 के बीच दीवार पैदा कर दी। और तीसरी कर दी कि सब लोग अपना अपना संविधान बना लो। सब अपना संविधान बना लेंगे तो कोई भारत को मानेगा क्या? यही अपना बनाने के चक्कर में तो चाणक्य से लेकर अभी तक भुगत रहे हो। हमने किसी ने कहा था कि 1947 से पहले तो भारत था ही नहीं। क्या गंवारपन की बात है यार। 1947 से पहले भारत नहीं था तो अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य क्या सपने में बना के गया था? अशोक जितना भी अशोक फैला रखा था वो क्या था? क्या बकवास की बात करते हो। 1947 में भारत नहीं पैदा हुआ। 5000 पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति है। ये कहना बकवास है कि 1947 में भारत देश बना। बकवास की बात है। भारत देश न बना था, सनातन था और सनातन ही रहेगा। उसका किस दुनिया की जब सभ्यताएं रोटी खाना नहीं जानती, तब हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते थे। जब लोग नंगे घूमा करते थे जंगलों में, तो हमारे पास सूती कपड़े हुआ करते। क्या बात करते हैं आप विकास की? कहते हैं 1947 में भारत बना। क्या बकवास बात करते हैं। हम 5000 पुरानी हमारी सभ्यता को आप कह रहे हैं 47 में बना, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना, कांग्रेस ने भी नहीं माना। गांधी से पूछा गया आप क्या करें, तो गांधी जी ने कहा दिस इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसी चेक है जिस पर इतनी दूर की डेट डाल दी है, जो कभी वो डेट अवय नहीं करेगी तो पैसा निकालेंगे कहाँ से? पोस्ट डेटेड चेक। मान लीजिए आज हम लिख दें सन 25,031 में आपको एक चेक दे रहे हैं, पैसा निकाल लेना। बेहुदा 25 अभी 2020 चल रहा, 25,031 की बात कर रहे हो। इतने वर्षों में सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं है। ये जितनी बातें कर रहे हो, युद्ध जीतोगे तब दोगे ना, और क्या भरोसा तुम युद्ध जीतोगे ना जीतोगे। तो पोस्ट डेटेड चेक है। और साथ ही मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें तो कोई वरीयता नहीं दी गई, हमारा कोई नाम ही नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी ने भी, कांग्रेस ने भी। कुल मिला के क्रिप्स मिशन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर लौट चला। अब देखिए आगे क्या होता है, ज़रा देखिए। ये तात्कालिक कारण थे और ये था क्रिप्स मिशन की पूरी कहानी। अब ज़रा देखिए, थोड़ी सी घटना और है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा क्रिप्स मिशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, समझिए और देखिए।
घटनाओं का क्रम कैसे बदलता है। और मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की आपको ठेका लिया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना करो। देखो छोटी सी कहानी और ठीक है। क्रिप्स मिशन नहीं मानते। क्रिप्स वापस जाता लंदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चिल पगलाया घूम रहा है। कहीं चर्चिल से आके स्टैफोर्ड क्रिप्स ये ना कह दें कि भारतीयों ने मैं मांगे मान ली, तो सुसाइड करने के अलावा चर्चिल के पास कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत आज़ाद हो जाता, एक बहुत बड़ा उपनिवेश चला जाता, उसकी सारी पूंजी चली जाती। भिखारी देश है ब्रिटेन। क्यों? हिटलर चप्पल लिए ढूंढ रहा था। आपको याद है ना, जितनी फ्रांस की रेड आर्मी थी उसे दौड़ा दौड़ा के वासित पर्वत के आसपास मारा था। और उन्हें, जिसे आप इंग्लिश चैनल कहते हो, उस इंग्लिश चैनल से भाग कर रास्ता नहीं मिल रहा था, खदेड़ के मारा था। इतना मारा था कि लंदन तक सेना हिटलर की मारने गई थी और सब बंकर में घुसे थे ये ब्रिटेन वाले। अगली बार मारते तो मुसोलिनी घुस के मारता और हिटलर, दोनों मिल के तुमको कूट डालते। तो ये एकदम बौखलाया था कि अगर कहीं क्रिप्स ने ये कह दिया कि भैया भारतीयों ने तुम्हें मांगे मान ली, तो सुसाइड ही करने। क्यों? लफाजी मार रहे थे ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। क्या कहा था? मैं मरते दम तक भारत को आज़ाद नहीं होने दूंगा। अब क्या कहोगे? तो जैसे ही क्रिप्स पहुंचता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कोने का अंधेरे कमरे में बैठा है कौन? विंस्टन चर्चिल। दरवाज़ा खुलता है, बस वही भूतही पिक्चर स्टाइल में सी की आवाज़ होती है। चर्चिल को लगा हाय आ गई खबर, कौन वाली, कि भारत ने मान लिया हमें मांगे। तो जैसे क्रिप्स से कहता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स चर्चिल से कि आपकी किसी मांग को, एकदम सस्पेंस क्रिएट है। तो चर्चिल कहता हाँ 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 भारतीयों ने। देखिए, अच्छा आप कहेंगे सर आप वहाँ थे क्या? बिल्कुल थे, क्योंकि जब इतिहास से लिखा गया तो उसमें इस चीज़ का वर्णन है बड़ा बड़ा। उसमें कहते हैं कि जब चर्चिल ने सुना, क्रिप्स ने बताया कि आपकी किसी मांग को भारतीयों ने नहीं माना, तो नाचने लगता है, डांस करने लगता है उस कमरे के अंदर। अरे मज़ा आ गई। अगर ये मान लेते तो मैं मर जाता कोई भी करना। और लिपट जाता है स्टैफोर्ड क्रिप्स को, मज़ा आ गई। बाहर आता है एकदम झाड़ फूड़ के, एकदम खुश, एकदम एनर्जी से भरा, क्योंकि बच गया था। वहाँ की जनता उनको मार डालती चर्चिल को, क्योंकि तुम लफाजी बोल चुके थे। और चर्चिल तो चाहता ही नहीं था कि कभी क्रिप्स मिशन आए। वो तो दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मित्र राष्ट्रों का दबाव की वजह से वो आया था। आया बात समझ में? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के बाद क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है, हमारी बातें नहीं मानी जाती, तो अगला मोमेंट गांधी जी को कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि अब जान चुके थे कि ये ब्रिटिशर्स केवल छल रहे हैं हमको, केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। इसलिए हमें कुछ ऐसा कदम अब उठाना चाहिए कि अब इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। और वही कदम था भारत छोड़ो आंदोलन। आप याद करिए, अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था, याद करिए, अगस्त त्रिपुरी अधिवेशन का परिणाम था अगस्त प्रस्ताव। 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो क्रिप्स मिशन का परिणाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। एक एक चीज़ों को अगर क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जीवन भर फैक्ट रटिएगा और कॉन्सेप्ट आपको कभी समझे नहीं आएगा क्या हुआ। तो ये कहानी थी हमारी क्रिप्स मिशन की। उम्मीद है अब आपको अच्छी लगी होगी। तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे देखा करिए। कई बार इसको लेटे लेटे गाना सुनने के बजाय, लैला मजनू भाग गए वाले की बजाय, आप इस टॉपिक्स को बार बार देखा करिए, समझा करिए। उम्मीद है आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। मज़ा आएगी बहुत कुछ पढ़ने में। क्रिप्स मिशन मुझे विश्वास है आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।